हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर बाहर धूप निकली हुई थी और चिड़ियों की आवाज आ रही थी और भी समय से पहले आ चुकी थी। वो उसे ग्रीट करती है और रिंतारो बोलता है कि माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करवाया। पर वागुरी मना कर देती है। वो बोलती है नहीं, मैं ही थी जो समय से पहले आ गई और वैसे भी मुझे आए हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। तब रिंतारो मजाक में बोलता है कि तुम हर बार की तरह बहुत ज्यादा पोलाइट हो। तब वागुरी बोलती है कि मुझे माफ करना, इतना जल्दी बदलना आसान नहीं होगा, पर मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी कि मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह बात करूं। और वैसे भी अभी तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। और वो स्माइल करने लग जाती है और उसकी इनोसेंट स्माइल देख के रिंतारो अपना मुंह छुपा लेता है। वो नहीं चाहता था कि वागुरी देखे कि वो भी ब्लश कर रहा है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये हमेशा से ही इतनी क्यूट थी या फिर आज ये और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। और इसके बाद ये रेस्टोरेंट में चली जाते हैं और इसका ऐसा कोई एपिसोड नहीं जब हमें ना दिखाने से कितना लगाव है और रिंतारो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तब वागुरी बोलती है कि मुझे इस कैफे में हमेशा से आना था और ये थोड़ा शांत है तो ये हमारी पढ़ाई के लिए भी सही रहेगा। वागुरी बिना रुके बोले दिख रहा था। तब वागुरी से टोकती है कि अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा। और तब वो अपना खाना खाते हुए बोलता है कि मैं इधर आने से पहले थोड़ा नर्वस था, अभी भी हूँ, तो मैं भूल ही चुका था कि इसे खाने से कितना लगाव है। और वो सोचता है कि ये कितनी खुश रहती है खासकर खाते समय। और खाने के बाद अब ये तैयार हो चुके थे पढ़ने के लिए और ये शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ। और वागुरी से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी शर्माना मत, तुम चाहे तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी। और रिंतारो पढ़ना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद उसे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है और उसे बोलती है तो कौन सा क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और ये दोनों फिर से पढ़ाई करने लग जाते हैं जहाँ वागुरी उसे वो क्वेश्चन समझा रही होती है बड़े ही सिंपल तरीके से। और वागुरी का तो पूरा चेहरा ही लाल हो चुका था और रिंतारो उसे तो सुनाई ही नहीं दे रहा था कि आखिर वागुरी बोल क्या रही है, मानो उसके आसपास की पूरी दुनिया ही चल पा रहा था जब वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक थी। और ये सोचते सोचते ही उसकी दिल की धड़कनें अब बढ़ने लग जाती है। अब उसे डर लग रहा था कहीं वागुरी ये धड़कनें सुन ना ले, क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। पर वो किसी तरह अपने आप को शांत करता है और ये दोनों आराम से फिर से पढ़ने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वागुरी उसे टोकते हुए बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पे पास होना है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। तब रिंतारो बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। और फिर वो बताता है कि हमारे टीचर ने कहा था कि अगर हम मिड टर्म में फेल हो गए तो हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते। ऐसा नहीं मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल की कोई पड़ी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने दोस्तों की वजह से। वो सब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खासकर उसामी। तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना, पर तुम कर रहे हो ये सब अपने दोस्तों के लिए ताकि तुम सब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एंजॉय कर सको। ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा ना। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम सच में अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और ये सुनने के बाद उसके मुंह से पानी निकल जाता है। हाँ वो उनका दोस्त है, पर प्यार जैसा वर्ड यूज करना, वो भी उसामी और साकू के लिए, ये तो सोचते ही उसकी आत्मा कांप जाती है। वागुरी पूछती है कि आखिर क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। तब वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा हैरान हो गया था जब तुमने प्यार वर्ड का यूज करा। हाँ मैं उन्हें पसंद तो करता हूँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्यार वर्ड यूज करना दोस्तों के लिए सही होगा। तब वागुरी बोलती है तो इसमें क्या गलत बात है, मैं भी अपने दोस्तों को प्यार करती हूँ, खासकर सुबारू, क्योंकि हम दोनों तो बचपन से ही साथ में हैं। पता नहीं लोग उसे हर बार गलत क्यों समझते हैं। वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्यादा काइंड है। हाँ मानती हूँ कि वो लड़कों को पसंद नहीं करती, पर इसके पीछे भी एक रीजन है, उसका डार्क पास्ट रहा है लड़कों को लेकर। तो मैं भी जानती हूँ कि जो चीज वो कर रही है वो गलत है, पर मैं उसको गलत नहीं मानती, क्योंकि जो उसके साथ हुआ है उसे भुलाना इतना भी आसान नहीं था। और यही रीजन था मैं बहुत ज्यादा खुश थी जब तुमने उसे जज नहीं करा। याद है जब हमने उस दिन कॉल पे बात करी थी, तुमने बाकियों की तरह उस पे ब्लेम नहीं डाला, यहाँ तक कि उसने तुमसे इतना रूडली बिहेव भी करा था, पर फिर भी तुमने उसकी सिचुएशन समझी। और बस इतना ही नहीं, तुमने उससे माफी भी मांगी और इसीलिए शुक्रिया एक अच्छे पर्सन बनने के लिए। तब इसके बाद वागुरी बोलती है कि अब बातें बहुत हो चुकी हैं, अब क्या हम पढ़ाई पे ध्यान दे दें। और पता नहीं क्यों पूरे दिन बैठे ये तो बस ब्लश ही कर रहा था और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरा दिन इतना अच्छा बना कैसे देती है, मानो मैं इसकी बातें 24 घंटे सुन सकता हूँ। अब शाम होने के बाद ये दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं और रिंतारो को तो खुद यकीन नहीं होता कि आखिर उसने इतनी देर तक कैसे पढ़ लिया। तब वागुरी बोलती है कि अब घर जाके भी पढ़ने मत लग जाना, याद है ना पढ़ाई जरूरी है पर रेस्ट के साथ, तो पहले तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और जाने से पहले वो उसे एक नोटबुक देती है
और वो बोलती है कि मैंने इसमें सारे स्टडी प्लान्स बना दिए हैं और वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिख दिए हैं जो हो सकता है एग्जाम में आ जाएं, तो तुम इन्हें एक बार जरूर पढ़ लेना। मैंने साथ में सभी चीजों के नोट्स भी बना दिए। और रिंतारो को यकीन नहीं होता, उसे तो लग रहा था कि वागुरी साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही है। और ये सुन के रिंतारो को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या, मुझे तो बस पास होना है, पर तुम्हें तो टॉप करना होता है, तो अगर तुम मुझ पे इतनी मेहनत करोगी तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। तब वागुरी बोलती है कि इसकी चिंता मत करो, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जाएं, तो अपनी जी जान लगा देना पढ़ाई में। और ये बोल के वागुरी वहाँ से चली जाती है। तब रिंतारो अपने मन में सोचता है कि अब तो सवाल ही नहीं होता कि मैं फेल होने की सोच भी लूं, मुझे किसी कीमत पे भी पास होना होगा। स्पोर्ट फेस्टिवल की तो छोड़ो, क्योंकि अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मेरे बारे में वागुरी क्या सोचेगी कि उसने मुझ पे इतना टाइम वेस्ट करा, इतनी मेहनत करी और मैं फिर से फेल हो गया। तब वो सोचता है कि रेस्ट का टाइम बिल्कुल नहीं है, ये नोट्स मैं ट्रेन में जरूर पढ़ूंगा। और वो नोट्स पढ़ते हुए जा ही रहा होता है, पर उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। ये देख के थोड़ी देर के लिए ही सही, पर रिंतारो का दिमाग खराब हो गया था कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत जिसने उसे पीछे से पकड़ा। पर वो रुक जाता है जब वो देखता है सुबारू को, जो बोलती है कि माफ करना, पर मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो क्या हम बात कर सकते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिंतारो बैठा होता है एक कॉफी शॉप में। वो बहुत ज्यादा नर्वस था और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ तो गया, पर 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रही, ये तो बस अपनी कॉफी पिए जा रही है, आखिर ये कुछ बोलती क्यों नहीं। और वो बहुत ज्यादा नर्वस था और वो यही सोच रहा था कि जब तक ये बोलेगी नहीं मैं अपने आप को शांत नहीं कर सकता। और जैसे ही वो कॉफी पीने वाला था, वो अपना सवाल पूछती है, और ये कोई छोटा सवाल नहीं था। वो डायरेक्ट उससे पूछती है कि क्या तुम काओरुको के बॉयफ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद तो बाहर आई थी, जब कुछ लड़कियां उससे बोल रही थी कि जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले होशिना हमें देख ले। तो क्या वो सुबारू की बात कर रहे थे? और वो तो अपने आप को खुशनसीब मान रहा था कि उस दिन उसने उसे नहीं देखा, वरना पता नहीं वो उस दिन क्या ही बवाल खड़ा कर देती। जब उसे पता चलता कि उसामी ने वागुरी को धमकाया था, उस दिन तो सच में ये हमारी वाट ही लगा देती। तब सुबारू फिर से पूछती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्या तुम काओरुको के बॉयफ्रेंड हो? तब वो ब्लश करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तब सुबारू पूछती है तो फिर तुम हो क्या? और इसका जवाब तो खुद रिंतारो को भी नहीं पता था। वो सोचने लग जाती है कि वागुरी उसकी आखिरकार है क्या वो उसकी दोस्त है या फिर एक कस्टमर। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाता। तब सुबारू फिर से पूछती है क्या तुम रिसेंटली मिले हो? तब वो बोलता है हाँ, हमें मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर सुबारू बोलती है कि अच्छी बात है, तो तुम दोनों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तब वो बोलता है तकलीफ किस चीज के लिए? प्लीज वागुरी से दूर रहो, बहुत ही ज्यादा दूर, और आइंदा से उसके आसपास भी मत भटकना। वो उसे धमका नहीं रही थी, वो बस उससे एक रिक्वेस्ट कर रही थी। तब रिंतारो पूछता है कि ये बस इसीलिए क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ? और वो बिना हिचकिचाए बोल देती है हाँ, इसीलिए क्योंकि तुम एक चिदोरी स्कूल से हो। तब रिंतारो उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्यूकी और चिदोरी जन्मों जन्मों के दुश्मन हैं, पर अगर मैं उसका स्टूडेंट हूँ भी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बुरा। और इससे पहले वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, सुबारू बीच में बोल देती है कि मुझे पता है, मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम एक बुरे लड़के नहीं हो, क्योंकि जब उस दिन लाइब्रेरी में मैंने तुमसे इतना उल्टा सीधा बोला था, और बस तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे दोस्तों के साथ भी, पर फिर भी तुमने मेरी साइड ली। जब तुम्हारा दोस्त मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा था तो मैं उस चीज के भी लड़कों से भी, और यही रीजन था कि मैं पैनिक हो गई जब मैंने तुम्हें काओरुकी के साथ देखा। रिंतारो सोचता है कि ये देख के ये पैनिक क्यों हुई। तब वो उसे पूरी बात बताती है। वो बोलती है कि हम स्टूडेंट तुमसे हेट करते हैं, पर हमारे टीचर, उनका हाल तो और भी बुरा है। हमारे स्कूल के टीचर तुम्हारे स्कूल से 100 गुना ज्यादा हेट करते हैं, और अगर उन टीचरों ने तुम्हें साथ में देख लिया तो इससे तुम्हारा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर काओरुकी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें नहीं पता तो काओरुकी इधर स्कॉलरशिप से आई है, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक चितोरी लड़की के स्कूल से बात कर रही है, ये उनकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है शायद वो उसे स्कूल से निकाल भी दे, और मैं नहीं चाहती उसके साथ ऐसा कुछ भी हो। तब रिंतारो बोलता है कि आखिर तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो, मानो वो तुम्हारी छोटी बहन है। और इससे पहले ये बात कंटिन्यू कर पाते एक बच्चा वहाँ पर आके गिर जाता है, जो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, और सुबारू उस बच्चे को उठा लेती है। तब वो बच्चा देखता है कि उसका खिलौना तो कहीं आसपास है ही नहीं, और सुबारू उसे वो भी ढूंढ के दे देती है।
तब वो बच्चा उसकी तरफ देखता है और वो नोटिस करता है उसकी बालों की तरफ, और वो बोलता है कि आपके बाल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये सुन के वो हैरान हो जाती है, और ये बोलने के बाद वो बच्चा और उसकी माँ वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। पर सुबारू वो तो हर बार की तरह अपनी ही दुनिया में खो गई थी, ने भी सेम चीज कही थी इस लड़के की तरह। और तब वो बताती है अपना पास्ट कि जब मैं छोटी थी मुझे तब से ही बुली करा जाता है, बहुत बुरी तरह, बस इसीलिए क्योंकि मेरे बाल बाकियों से बिल्कुल अलग है। और ये बस एक दो लड़कों की बात नहीं थी, जितने भी लड़के थे सभी मुझे बुली करते थे, मानो मैं एक आउटसाइडर हूँ। मैं बस रोती रहती थी, सोचती थी काश मैं इनसे मैं बस एक ही चीज कर सकती थी, वो था रोना, क्योंकि आखिर मैं सभी लड़कों से कैसे लड़ सकती हूँ, मैं क्या कोई भी इन सभी लड़कों से कैसे ही लड़ सकता है। खैर ऐसा मुझे लगा था जब तक मैं नहीं मिली वागुरी से। वो बिना डरे उन सभी लड़कों के सामने आ गई और उसने उन सब के मुंह पे कह दिया कि इसकी हेयर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और अगर तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे गोहान के आगे पिकलो, और वो लड़के उसे बेवकूफ बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। सुबारू बोलती है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती, वागुरी ने मेरे लिए स्टैंड लिया, वो मेरे लिए खड़ी हुई थी, यहाँ तक कि मैं तो उसे जानती तक नहीं थी, और उस दिन के बाद से हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। तुम ये कह सकते हो कि वो मेरे लिए एक सुपर हीरो की तरह है। मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं किसी कीमत पे भी जा सकती हूँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तब रिंतारो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, वो भी तुम्हारे बारे में बात करते रहती है, ऐसा कोई दिन नहीं जब वो तुम्हारे बारे में ना सोचती हो। और तभी सुबारू इमोशनल हो जाती है और वो बोलता है कि तो यही तो बात है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, मैंने उसका स्ट्रगल देखा है, मैंने देखा है कि उसने कितनी मेहनत करी थी क्यों हाई स्कूल में आने के लिए, पर उसका सपना मिट्टी में मिल जाएगा अगर वो तुम्हारे साथ और रही। ऐसा नहीं था कि ये उससे हेट कर रही है, बस वो चाहती थी कि वागुरी खुश रहे। और तब वो बोलती है कि तुम्हें देखना उससे दूर रहो, और वो आगे और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे होगे, कि अगर तुम्हें उसकी खुशी ही चाहिए तो तुम उसे वो करने दो जो वो करना चाहती है। और ये बात मैं खुद भी सोच रही हूँ, मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, मैं उससे उसका एक और दोस्त छीन रही हूँ, और शायद इसके बाद से वो मुझसे हेट करने लग जाए और शायद मुझसे कभी बोले भी ना, पर फिर भी मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। पर मैं ये नहीं देख सकती कि उसे उस स्कूल से निकाल दिया जाए जिसमें जाने के लिए उसने इतनी मेहनत करी है, जो उसका सपना था। और अंदर ही अंदर ये भी चाहती थी कि कोई लड़का भी उसे हर्ट ना करे। हालांकि इसे पता था कि रिंतारो वैसा लड़का नहीं है, पर फिर भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी कीमत पे भी जा सकती है। तब वो सर झुकाते समय उससे बोलती है कि प्लीज उससे दूर रहो। तब रिंतारो के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लग जाते हैं कि किस तरह ये दोनों स्कूल एक दूसरे से हेट करते हैं। और अगर देखा जाए तो सुबारू गलत नहीं बोल रही, ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। और उसे सुबारू की बात सही लग ही रही होती है, पर तब उसके दिमाग में इमेज आती है वागुरी की, जब उसने बोला था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से स्कूल से हूँ और तुम कौन से स्कूल से, इससे पड़ता है कि हम दोनों कौन हैं। और अगर मेरी पूछो तो मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहूंगी। वो बाकियों से बिल्कुल ही अलग थी। तो रिंतारो साफ मना कर देता है कि मुझे माफ करना, पर मैं उससे दूर नहीं रह सकता और न ही मैं रहना चाहता हूँ। और सुबारू पहले तो थोड़ा रोती है, पर फिर वो स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, वैसे लड़के नहीं हो जो अपने दोस्तों को आसानी से छोड़ दे। और थोड़ी देर बाद ही रिंतारो वहाँ से चली जाता है और सुबारू वहीं पर बैठी रहती है। वो पूरी शॉप में अकेली थी और वो अपने मन में बोलती है कि आखिर वो सोच क्या रही थी। उसने रिंतारो को अचानक से कॉफी शॉप में बुला लिया और उसने पता नहीं क्या क्या चीजें बोल दी, आखिर उसे हो क्या रहा है। और फिर सीन कट होता है रिंतारो की तरफ, जो ट्रेन में बैठ के आराम से पढ़ रहा होता है। उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा होता तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब मुंह बनाता है, और ये देख के तो आसपास वाले लोगों की हालत खराब हो जाती है कि कहीं इसका दिमाग खराब ना हो जाए और ये हमें मार ना दे। और अब उसके दिमाग में चलने लग जाती है सुबारू की बातें, और वो सोचता है कि मैं अभी उसे इतने अच्छे से जानता नहीं कि मैं कह सकूं कि वो काइंड पर्सन है या फिर नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है। वो काओरुको की कितनी परवाह करती है, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जिसकी मैं इतनी परवाह करता हूँ। सुबारू सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तभी ट्रेन में चढ़ती हैं दो लड़कियाँ, और ये दोनों वही लड़कियाँ थी जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी। पर रिंतारो ये चीज नोटिस नहीं कर पाता और वो बस ये देखता है कि दो लड़कियाँ यहाँ पर है तो वो अपनी सीट खाली कर देता है। तब वो दोनों लड़कियां बात करती हैं
लगा तुमसे मिलकर। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाता है। और वो लड़कियां अपने मन में सोच रही होती हैं कि मेरे तो डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी, पर सच में ये लड़का कितना ज्यादा कूल है और कितना ज्यादा काइंड भी। रिंतारो अपने मन में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़कियां मुझे थैंक्स बोलेंगी, वो भी इतनी छोटी चीज के लिए। वो सोचता है कि वो दोनों लड़कियां भी कितनी अच्छी थी, क्योंकि वो डरी हुई थी पर तभी उन दोनों ने मुझसे थैंक्स बोला, वरना कोई लड़की तो मुझे मुंह तक नहीं लगाती। थैंक्स बोलना तो दूर की बात है। और तब वो सोचता है वागुरी के बारे में और बोलता है सिवाय उसके जो मुझे हर छोटी चीज पे थैंक्स बोलती है, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो। और नहीं कर रहा। और ये सीन फिर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एग्जाम के बाद का सीन, जहाँ पर अब रिजल्ट अनाउंस होने थे कि कौन पास हुआ है और कौन फेल। और फाइनली उसामी और रिंतारो दोनों ही पास हो चुके थे। उसामी के आए थे 30 नंबर और रिंतारो के 59। इसका मतलब ये दोनों ही पास हो चुके थे। और टीचर के साथ साथ पूरी क्लास ही सेलिब्रेट करने लग जाती है, क्योंकि किसी ने भी ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करी थी। और वो बातें करते हैं कि देखो उसामी तो 1 नंबर से पास हो गया, अगर उसका 1 नंबर भी कम आता तो वो फिर से लुढ़क जाता। और वो बोलते हैं कि ये किसी मिरेकल से बिल्कुल कम नहीं है, मानो ये तो कोई इनके लिए अब एक फेस्टिवल की तरह बन गया हो। और पूरी क्लास में अब रखवाते हैं ये इंटरव्यू कि इन्हें कैसा फील हो रहा है। तब वो बोलता है कैसा लग रहा है, पढ़ पढ़ के तो मेरी आंखें खराब हो गई है, पर फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं पास हो चुका हूँ। और यही सवाल वो पूछते हैं रिंतारो से। और वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो बस पास नहीं हुआ था बल्कि उसके अच्छे मार्क्स आए थे। और उसामी बोलता है कि हमने फाइनली करके दिखा दिए हैं और हमारी तरफ से तुम जीत जाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल। और यहाँ तक कि वो दोनों पास हो गए ये देख के तो टीचर भी रोने लग जाते हैं कि आखिर इन दोनों बच्चों ने कितनी मेहनत करी, ये किसी सपने से कम नहीं था। साकू बोलता है कि आखिर ये सब लोग इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं।